वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में इजी। हम लोग सेमीकंडक्टर टॉपिक में पढ़ रहे हैं और अब तक हमने पढ़ भी लिया है कि पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर कैसे यूज होता है। अब पीएन जंक्शन में जो रेक्टिफिकेशन होता है उसका मतलब क्या है, एसी से डीसी में कन्वर्जन। हाँ, इसमें वाइवा क्वेश्चन भी बनते हैं क्या कि आपको क्या ज़रूरत है पीएन जंक्शन की, कहाँ यूज़ हो रहा है एज ए रेक्टिफायर। एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में हम ये कह रहे हैं ये रेक्टिफायर है और ये बॉक्स जो है ये है बैटरी चार्जर। ठीक है, बताओ आप इसके अंदर क्या क्या होगा। सोचो, मोबाइल सब चलाते हो, क्या आप मोबाइल को डायरेक्ट अगर हम जोड़ देंगे घर में जो प्लग्स वो सॉकेट लगा होता है, सॉकेट क्या देता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की कौन सी सप्लाई, एसी, और बैटरी चार्ज होती है डीसी से, तो तभी तो चार्जर लगाते हैं ना। तो इस बैटरी चार्जर में क्या क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। सबसे पहले तो एक डिवाइस होगी, वो होगी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा भाई, वोल्टेज को हाई एसी से लो एसी में करेगा, तो ये देगा क्या, लो वोल्टेज की एसी। एसी से तो काम चलना नहीं, तो क्या लगा होगा, बस यही रेक्टिफायर दूसरी डिवाइस है। वो रेक्टिफायर क्या करेगी, इसी लो वोल्टेज की एसी को किस में कन्वर्ट करेगी, लो वोल्टेज की डीसी में। फिर स्मूथिंग सर्किट के लिए कैपेसिटर, फिल्टर, कॉइल लगे हो सकते हैं, तो फिल्टर सर्किट होगा। तो यही एडॉप्टर में, बैटरी चार्जर में तो पीएन जंक्शन का रोल है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर में आधी वेव रेक्टिफाई होती है, फ्रीक्वेंसी वही रहती है ना। तो चार्जर से अगर आप चार्ज करते हैं किसी डिवाइस को तो उसमें लगने वाला टाइम ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर। ये यूज़ हो गया। आज हम लोग जानेंगे जो पीएन जंक्शन है वो उनको स्पेशल पर्पस डायोड्स के लिए के नाम से जाना जाए। स्पेशल पर्पस क्या होता है कि ऐसा पीएन जंक्शन जो वोल्टेज को रेगुलेट कर दे, कांस्टेंट वोल्टेज उससे बाहर निकले हमेशा। तो वोल्टेज रेगुलेटर स्टेबलाइजर की तरह यूज हुआ ना स्पेशल पर्पस। ऐसे ही और भी स्पेशल पर्पस कौन कौन से होते हैं, तो वो है एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। उसको थोड़ा सा आपने बायस किया, वो ग्लो करने लगती है, लाइट एमिट होने लगती है। फोटो डायोड, उसमें क्या होता है, फोटोन पड़ता है, कंडक्ट करने लगता है। ऐसे ही सोलर जनरेशन। इन सब डिवाइसेस में आज हम लोग जानेंगे क्या है जीनर डायोड, स्पेशल पर्पस ऐसा पीएन जंक्शन जो जीनर डायोड, उसके इन्वेंटर सी जीनर के नाम से उसका नाम पड़ा है। तो व्हाट इज जीनर डायोड एंड इसकी मैकेनिज्म कैसे डिफरेंट है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन से, कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, आइए देखते हैं। जीनर डायोड कैसे डिफरेंट है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन से, ये जानने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू से आखिरी तक देखिएगा। और हाँ, जो न्यू व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या है जीनर डायोड, कैसे डिफरेंट है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन से, बस केवल एक बात का ध्यान रखिए कि जीनर डायोड हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन है, उसमें डोपिंग ज़्यादा है। तो डोपिंग ज़्यादा होने से क्या होगा और उसमें जीनर मैकेनिज्म क्या है, देखिए। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है, आपने पढ़ा है कि जो जंक्शन है, जंक्शन के अक्रॉस पी और एन रीजन में जो इमोबाइल आयंस होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है जो बैरियर का काम करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए, है ना। तो वो बैरियर पोटेंशियल किन किन बातों पर डिपेंड करता है, और ये क्वेश्चन आता है उसमें। ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पर, अमाउंट ऑफ डोपिंग पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें ऑप्शन ए दिया है ये, ए बी सी और डी दिया है ऑल। तो आपको ऑप्शन डी लिखना है ऑल, है ना, और इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो अब अगर एक जैसे ये पीएन जंक्शन है
उस पीएन जंक्शन में हमें पता है कि जो बैरियर पोटेंशियल है वो यहाँ पर, अगर ये जंक्शन में ये है P और ये है N, तो मान लिया ये है डिप्लीशन लेयर, ठीक है, ये इस तरीके से। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो सब आप पढ़ चुके हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो N में पॉजिटिव आयन होते हैं और P में नेगेटिव आयन होते हैं, और यहाँ पर इमोबाइल आयन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो N से P की तरफ है, यही तो है। और ये बैरियर डिप्लीशन रीजन क्यों कहलाता है? इट इज़ फ्री फ्रॉम मूवेबल चार्ज कैरियर, ये सब तो पता है आपको। अब क्या होता है कि अगर हम जीनर की बात करें तो जो जीनर डायोड होता है उसमें हम देखते हैं कि डोपिंग लेवल ज़्यादा होता है। तो अगर ये P और N है, यहाँ पर हम मान लें ये P है और ये N है, तो ज़्यादा डोपिंग होने की वजह से, और ये इसकी अगर ये ऑर्डिनरी है और ये जीनर है, तो ये याद रखिएगा कि जीनर डायोड को ऑपरेट ही किया जाता है रिवर्स बायसिंग में ब्रेकडाउन रीजन के लिए। जीनर मैकेनिज्म बताऊंगी कैसे। तो अब आप देखते हो कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन क्या है, इसमें ज़्यादा डोपिंग। अगर यहाँ पर जैसे ये प्लस 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 ये 3 बना दूँ मैं, इतने इमोबाइल आयन है। यहाँ पर डोपिंग लेवल में वही तो है कि N में पेंटावेलेंट है, तो उससे फ्री इलेक्ट्रॉन चले गए, तो वहाँ पर चार्ज कैरियर्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन चले गए हैं P रीजन में, तो इमोबाइल आयन विद पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से P रीजन में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी रीजन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो इन्होंने एक्सेप्टर एटम है, तो आयन जो बना वो निगेटिवली चार्ज बना, तो इसमें निगेटिव बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपने देखा कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, -dV/d अपर, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। रिवर्स बायस में हमने देखा है कि अगर डायोड रिवर्स बायस होता है, ऑर्डिनरी या कन्वेंशनल डायोड, तो क्या होता है, और जीनर डायोड, तो उसमें पहले तो हम ये कंपैरिजन भी करते चले, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी बना लें। तो अब क्या होता है कि जब रिवर्स बायस कर देंगे तो रिवर्स बायस में जो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन होगा उसमें क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल। आप देखते हो यहाँ पर अगर हमने इसको रिवर्स बायस कर दिया तो P निगेटिव और N पॉजिटिव, ऐसे तो जोड़ेंगे, है ना। तो अब क्या होगी, जो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन उसकी बैरियर थिकनेस बढ़ जाती है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वही बैटरी का निगेटिव है, तो इसके जितने भी होल्स होंगे वो इधर भागेंगे, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से इधर आएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से इधर जाएंगे, तो ये डिप्लीशन रीजन बड़ा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को या इसको सपोर्ट करने वाला इसका बायसिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को और सपोर्ट करेगा। तो अब आप देखते हैं कि ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन में जो अगर इसके बैरियर में जो होस्ट एटम्स हैं उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात की जाए, कोवेलेंट बॉन्ड्स में आपने देखा है कि जो होस्ट एटम्स के बॉन्ड्स हैं वो कैसे दिखाए जाते हैं। तो सपोज हम बात कर लें कि इसमें जो होस्ट एटम्स हैं वो ऐसे ही, तो सब तरफ याद करिए, आपने पढ़ा है कि अगर सिलिकॉन एटम है तो एक एक यहाँ ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ये बॉन्डिंग है ऐसे, ठीक। और अगर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर के दिखाया जा रहा है तो ये फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और बाकी यहाँ पर सिलिकॉन एटम है, यहाँ पर सिलिकॉन एटम है, यहाँ पर सिलिकॉन एटम है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो पीएन जंक्शन ऑर्डिनरी है उसमें निगेटिव या रिवर्स बायसिंग में, तो रिवर्स बायस बढ़ाते हैं तो करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है, और वो करंट क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज रहती है टिल द क्रिटिकल वैल्यू जिस पर करंट एकदम बढ़ जाए। मान लिया वो जो ब्रेकडाउन है जिसमें ब्रेकडाउन को अवॉइड करना होता है वो कहलाता है एवलांच ब्रेकडाउन। तो V एवलांच अगर मैं लिख दूं ब्रेकडाउन पर, तो ये क्या होती है, रिवर्स करंट। ये रिवर्स करंट किसकी वजह से होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और
एवलांच ब्रेकडाउन या ऐसी वोल्टेज पर, ब्रेकडाउन वोल्टेज पर करंट का एकदम बढ़ना क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या होता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कि वो होस्ट एटम के कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करते हैं। वो मूवेबल चार्ज कैरियर हैं और मूवेबल चार्ज कैरियर जब आते हैं जंक्शन पे तो बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट इस वजह से प्रोड्यूस हुई। अब आते हैं कि जीनर में फिर क्या खास बात है। उतनी ही रिवर्स बायसिंग के लिए, अब अगर हम जीनर की बात करें तो उतनी ही रिवर्स बायसिंग के लिए अगर मैं यहाँ पर ये N पॉजिटिव P नेगेटिव रखूँ, P नेगेटिव रिवर्स बायसिंग होती है ना, इसमें क्या पाते हैं हम कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले ही से ही है। क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए इमोबाइल आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है, बैरियर थिकनेस कम है। अब उतने ही अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, रिवर्स बायस के लिए बैरियर थिकनेस कम है, तो इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा सफिशिएंट हो जाता है, इतना सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बजाय इन कोवेलेंट होस्ट एटम के बॉन्ड से हिट करके, इम्पैक्ट करके उन्हें आयनाइज करने के बजाय होस्ट एटम्स को, वो क्या करता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ही पुल कर लेता है। यहाँ पे क्या हो रहा था ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन में कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, फिर वो इम्पैक्ट कर रहा था, जाके कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स दोनों प्रोड्यूस हो रहे थे। जीनर में क्या हो रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही इतना स्ट्रांग हो रहा है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डिप्लीशन रीजन थिकनेस कम है उसकी, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, थिकनेस कम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग। थिकनेस इसकी माइक्रोमीटर के ऑर्डर से भी कम होती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जीनर ब्रेकडाउन कम ही वोल्टेज पर हो जाता है। मतलब अगर ये जीनर डायोड का ग्राफ में दिखाऊं तो माइनॉरिटी करंट ना के बराबर, और उसके बाद उसका जो ब्रेकडाउन होता है ये जिस वोल्टेज पर है, ये वो मिनिमम वोल्टेज जिस पर ब्रेकडाउन हो जाए जीनर डायोड के लिए वो बहुत कम है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन से, और इसी जीनर वोल्टेज को ही कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये मैकेनिज्म है जीनर की। ये जीनर की मैकेनिज्म कैसे है, इसमें वोल्टेज कम है, रिवर्स वोल्टेज जो है उसकी कम वैल्यू पर ही ब्रेकडाउन होता है। इस ब्रेकडाउन का में करंट बढ़ने का कारण क्या है, आयनाइजेशन ऑफ द होस्ट एटम्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करके पुल कर लेते हैं। तो ये जीनर ब्रेकडाउन और ये एवलांच ब्रेकडाउन आपको याद रखना है। क्या है एवलांच ब्रेकडाउन, कि जब अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाती है तो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन जो गेन कर लेते काइनेटिक एनर्जी हाई एनफ टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड्स नियर द जंक्शन एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर लिबरेटेड। तो ये इम्पैक्ट कोलिजन आयनाइजेशन कहलाता है। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है। और जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जब अप्लाइड वोल्टेज Vz के बराबर हो जाती है जीनर वोल्टेज के, इलेक्ट्रिक फील्ड pulls the valence electrons from the host atoms on the p side which are accelerated towards the n side। मतलब इससे जीनर ब्रेकडाउन में जो फील्ड आयनाइजेशन या इंटरनल फील्ड एमिशन होता है उसमें याद रखिएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे जनरेट हो जाते हैं, तो करंट का बढ़ना होता है। और ये में इस वाले में ऑर्डिनरी कन्वेंशनल डायोड में पीएन जंक्शन में वो इलेक्ट्रॉन होल दोनों। और भी तमाम डिफरेंस आप कह सकते हो, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव। हम कैसा सेमीकंडक्टर मटेरियल चूज करें, सिलिकॉन एज कंपेयर टू जर्मेनियम। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन की टेम्परेचर और करंट स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। बाकी तो आप डिफरेंस बता सकते हो, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन में बैरियर लेयर की थिकनेस ज़्यादा होती है, जीनर में कम होती है, उसमें डोपिंग कम होती है ऑर्डिनरी में, इसमें हाई डोपिंग होती है ना। इसमें फील्ड एमिशन होता है, इसमें इम्पैक्ट कोलिजन की वजह से, तो इसमें हीटिंग इफेक्ट
भाई अगर इसकी करंट को यहाँ से लिमिटेड नहीं किया जाए तो चूंकि ज़्यादा वोल्टेज की पर करंट जनरेट हो रही है ना, तो पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट रोकने के लिए ये एवलांच ब्रेकडाउन होने नहीं देते, करंट को लिमिट किया जाता है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के। जीनर में भी क्या करते हैं, जीनर डायोड एक ऐसा है डिवाइस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर अंडर रिवर्स बायस काम करता है। डेफिनेशन याद रखिएगा जो यहाँ लिखी गई, ये उसका सिंबल है। सिंबल में आप देख रहे हैं ये Z है N और ये एरो जो P होता है जो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन में। तो ये है जीनर डायोड की वर्किंग। हाँ, अब इसका कोई पूछे जीनर डायोड के ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है आपको रिवर्स बायस वोल्टेज में और करंट में, इसका सर्किट डायग्राम क्या है। तो आप ऐसे एक जीनर डायोड बनाते हैं, लीजिए बना दिया आपने, ठीक है। कैसे जोड़ते हैं रिवर्स बायस के लिए, तो रिवर्स बायस के लिए आप इसमें बैटरी में N है ना, ये N को किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब यहाँ पर एक स्विच लगा दो, यहाँ पर आपको एमीटर लगाना है, रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर लगा दिया तो ये करंट पढ़ने के लिए एमीटर हो गया। और बैटरी वेरिएबल वोल्टेज है, ये सर्किट बना दिया। वोल्ट मीटर लगा दिया तो आपको वोल्टेज पढ़ने के लिए वोल्ट मीटर डिवाइस हो गई। कैसे, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पॉजिटिव कर दिया, यहाँ नेगेटिव कर दिया, ये सर्किट डायग्राम, ये जीनर के लिए। हाँ, ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कैसे करेगा, उसका सर्किट डायग्राम पूछा जाए तो अब आप वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करेगा, क्या है उसका सर्किट डायग्राम। तो बुक्स में तो ऐसे बना होता है कि आपने एक इनपुट सर्किट इनपुट दिखाया, ये है अनरेगुलेटेड इनपुट सप्लाई, ठीक है, जिसमें फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें एक रेजिस्टेंस लगाएंगे RS सीरीज में, उसके बाद जीनर डायोड लगा देते हैं ऐसे करके, ये ठीक है, और यहाँ से ऐसे कनेक्शन कर दिया, एक लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं, RL यहाँ लगा दिया ऐसे, ठीक। कैसे वोल्टेज रेगुलेटर जैसा जीनर डायोड काम करेगा उसको अब समझते हैं। आइए अब देखते हैं कि जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है। तो हम जानते हैं कि जीनर डायोड का जो वर्क है, जो फंक्शन है, वो मेनली बना है रिवर्स बायस के लिए। और कैसे ये वोल्टेज को रेगुलेट करके देगा, इसकी जो भी डिवाइस कांस्टेंट वोल्टेज पे चलानी है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रखनी है एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, उसमें जीनर का रोल क्या है। मान लीजिए जैसे एक छोटी सी डिवाइस है, सपोज LED ले लेते हैं जो 3 वोल्ट पे जल रही है। अगर 3 वोल्ट से ज़्यादा की करंट आएगी तो वो इट विल ब्लो ऑफ, है ना। तो अब उसको हमारे पास एक सोर्स है, मान लिया 1 to 7 वोल्ट का। तो उस सोर्स से अगर हम LED जोड़ते हैं तो इसको देखते हैं कि सपोज ये एक LED है, ठीक है, और इस LED में हमने ये जो 2 वायर निकले हैं, इनमें क्या किया कि इसको हमारे पास जो एक सोर्स है, वो सोर्स जो है वो DC सोर्स है और उसकी रेंज है सपोज 1 to 8 वोल्ट, ठीक है। और ये 3 वोल्ट से ज़्यादा पर क्या होगी, ये ख़राब हो जाएगी। तो अब अगर हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो क्या होगा, जब तक 3 वोल्ट से कम करंट है तब तो ये चलेगी, जहाँ इसमें 3 वोल्ट से ज़्यादा करंट आई तो ये क्या हो जाएगी, ख़राब। क्या करना है कि इसमें 3 वोल्ट से ज़्यादा करंट ना जाए, बस वही रोल है जीनर डायोड का। इसको जोड़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि जीनर डायोड का रोल कैसे है। तो हमने देखा है कि जीनर में जो रिवर्स बायस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसमें हमने देखा कि जो रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज के बीच में ग्राफ आता है, तो आपको पता है कि जीनर ब्रेकडाउन मच लोअर वोल्टेज पर होता है, और ये जीनर ब्रेकडाउन जो मच लोअर वोल्टेज पर होता है, ये VZ मिनिमम वोल्टेज, इस पर करंट शार्प इंक्रीज करती है। तो ये है ऐसा। अब क्या होता है कि अगर हम ऐसा जीनर डायोड ले लें जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हो यही 3 वोल्ट, तो
उसको यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं कि शुरू में करंट बिल माइनॉरिटी करंट होती है रिवर्स बायस में, तो जो माइनॉरिटी करंट है वो नेग्लिजिबल है ना, अप्रॉक्सीमेटली देख रहे हैं आप, माइनॉरिटी करंट है बहुत कम है। तो जब तक अप्लाइड वोल्टेज जो है वो लेस देन VZ होता है ना, अगर हम यहाँ पर VZ इक्वल टू 3 वोल्ट वाला ज़ीनर ले लेते हैं, तो अगर अप्लाइड वोल्टेज लेस देन VZ है तो क्या हो रहा है कि वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन करंट नहीं बढ़ रही है। तो ज़ीनर डायोड कैसा है, ओपन सर्किट जैसा है ना। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि जब करंट नहीं बहती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं V लेस देन VZ के लिए करंट बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो ओपन सर्किट जैसा है। और जब अप्लाइड वोल्टेज VZ के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो शार्प इंक्रीज इन करंट हो जाता है। शार्प इंक्रीज इन करंट को हम क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा करंट बह रही है और वोल्टेज से उसका कोई लेना देना नहीं, इसी वोल्टेज पर करंट बढ़ती चली जा रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि अब ज़ीनर डायोड कैसा हो गया, जैसे बहुत ज़्यादा करंट कब होती है, जब शॉर्ट सर्किट होता है। बस यही प्रॉपर्टी यूज़ होती है। अब आप देखो कि LED अगर सोचो हम ऐसे डायरेक्ट लगा दें, तो जब 3 वोल्ट से कम की करंट है तो आराम से यहाँ से करंट ये प्लस माइनस मान लें, अगर तो करंट ऐसे आएगी LED से होती हुई ऐसे चली आएगी, इट विल ग्लो। और अगर 3 वोल्ट हो गई, 3 वोल्ट से ज़्यादा हो गई करंट, तो क्या हो जाएगा कि ये LED खराब हो जाएगी। तो इसे 3 वोल्ट तक आउटपुट मिले, ये अपना बेस्ट इफिशिएंसी से ये ग्लो करे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इसको मिलने वाली वोल्टेज 3 वोल्ट की हो। तो हम एक ज़ीनर डायोड लगा दें जिसका ज़ीनर ब्रेकडाउन कितना हो, 3 वोल्ट। अब क्या करें, हम कैसे लगाएं, तो होता है कि ज़ीनर डायोड कैसे लगाएं, तो अगर ये वोल्टेज सप्लाई है तो मान लिया इसमें हम ऐसे एक ज़ीनर डायोड लगा दें जिसमें ये ऐसे ये NP और P को निगेटिव और N को पॉजिटिव, यही तो है इसका रिवर्स बायस। तो देखिए ये निगेटिव है टर्मिनल, तो निगेटिव है ये पॉजिटिव, ऐसे जोड़ दें। अब क्या करें कि जो LED है उसको यहाँ पर ऐसे आपने जोड़ दिया। इससे अब क्या हो गया, क्या काम बन गया आपका। देखिए लगता तो है कि भाई अगर करंट यहाँ से आएगी और जब तक वो करंट लेस देन VZ है, VZ सपोज 3 वोल्ट है, तो अब क्या है लेस देन VZ है, तो मतलब 1 वोल्ट 2 वोल्ट के लिए जो भी करंट आएगी तो वो करंट कम है। तो कम करंट के लिए लेस देन VZ के लिए क्या है जी, ज़ीनर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है कि यहाँ पर ज़ीनर ऐसे ओपन सर्किट हो गया, तो जो भी करंट है वो लेस देन VZ है, लेस देन 3 वोल्ट है, तो वो अब क्या होगी, इसके थ्रू होती हुई चली जाएगी और ये बढ़िया 3 वोल्ट तक जलेगा ही। हाँ, अब जब करंट V इक्वल टू VZ या V से ज़्यादा होगी VZ से, तब क्या होगा, तो आपने तो यहाँ से ज़ीनर ऐसे लगाया हुआ है ऐसे, है ना, तो वो क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर ये ज़ीनर ऐसे लगा हुआ है ये, तो V इक्वल टू VZ पे क्या होता है, आप देखते हैं ये चीज़ क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट, करंट बहुत ज़्यादा बहेगी, है ना। ये देखो VZ पर होगा क्या इससे कि ये बैटरी शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगी। ये तो अभी भी इससे करंट जाएगी नहीं, इसके क्रॉस वोल्टेज हमेशा VZ कितना है, VZ भी 3 वोल्ट है, तो VZ इक्वल टू 3 वोल्ट तो बना रहेगा, तो इसके क्रॉस तो 3 वोल्ट बना रहेगा। लेकिन इसमें ज़्यादा करंट अगर 5 वोल्ट आ गई तो क्या होगा कि VZ से ज़्यादा होने पर करंट मैक्सिमम होती है, तो शॉर्ट सर्किटिंग हुई, तो शॉर्ट सर्किटिंग ये किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से, तो बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो अभी भी ज़ीनर लगाने से इसमें कांस्टेंट सप्लाई मिले लेकिन इनपुट वोल्टेज खराब ना हो। तो अब क्या करना होगा कि अगर हम इसके अक्रॉस एक रजिस्टर लगा दें ऐसे, हैं, और इसको RS सीरीज में लगा है ना इस सर्किट के, ऐसे रख दें, तो अब क्या होगा कि जो करंट आएगी यहाँ से मान लिया आई, तो अब जो कभी करंट आएगी वो, अगर ये सप्लाई वोल्टेज या V इनपुट इसे कह दें, अगर V इनपुट जो है लेस देन VZ होगी, तब तो चलो यहाँ से आपके पास इस
एलईडी पर कोई फर्क नहीं पड़ना, कम करंट पर क्या है, एलईडी लेस देन 3 वोल्ट पे ग्लो करती है और करंट यहाँ से आ रही है ऐसे होती हुई यहाँ से जा रही है। कम करंट के लिए ये ओपन सर्किट का काम करेगा, तो यहाँ नहीं है तो करंट पूरी इसी से होती हुई यहाँ से होती चली जाएगी। ये तो ओपन सर्किट है V लेस देन VZ के लिए। और अगर सप्लाई जो V इनपुट है मोर देन VZ है तब क्या होगा, उस मोर देन VZ के लिए क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट नहीं होने पाएगा। जैसे यहाँ VZ है 3 और ये हो गया V इनपुट इक्वल टू 5 वोल्ट, तो अब क्या होगा, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट हो जाएगा ड्रॉप। तो ये ही ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस कहलाता है, इसलिए RS को नाम है ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, कि अगर सप्लाई बढ़ती है, देयर इज राइज इन इनपुट सप्लाई, तो जो इनपुट सप्लाई बढ़ने से जो I इंटू RS जो एक्स्ट्रा ड्रॉप है अदर देन VZ वो इसी ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस के क्रॉस हो जाता है। VZ उतना ही बना रहता है और ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो इसको हमेशा कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। अगर सप्लाई कम होती है तो इसके क्रॉस फॉल भी कम हो जाएगा I इंटू RS, तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा। अगेन VZ रिमेन्स कांस्टेंट। बस यही यूज़ है ज़ीनर डायोड का एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। आज हमने देखा कि ज़ीनर मैकेनिज्म क्या है, उसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन ड्यू टू लार्ज डोपिंग ब्रेकडाउन एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन कम वोल्टेज पर ही कर देता है। और वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से यूज़, उसका रीज़न क्या है, करंट क्यों ज़्यादा बहती है, ज़ीनर कब ओपन सर्किट जैसा काम करता है, कब क्लोज सर्किट जैसा काम करता है, और वोल्टेज रेगुलेटर जैसा कैसे काम करता है। ये जो सर्किट डायग्राम इसमें बना है, इसमें हम देखते हैं कि इनपुट अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई जिसमें फ्लक्चुएशंस हैं, अगर ये बहुत इसमें इनपुट सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, ज़ीनर वोल्टेज से ज़्यादा होती है, तो इसके अक्रॉस ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में लगा है तो उसमें बहने वाली करंट I है, तो जो IRS है यानी कि वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और अगर सप्लाई कम होती है तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कम हो जाता है, कीपिंग VZ कांस्टेंट। और VZ ही क्या है, V आउटपुट है ना। आप इसको समझ सकते हैं कैसे, कि आप V इनपुट प्लस IRS, V इनपुट इक्वल टू IRS प्लस VZ या VO लिखते हैं। तो अगर V इनपुट बढ़ता है तो IRS बढ़ता है, V इनपुट घटता है IRS घटता है, कीपिंग VO कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आउटपुट मिल रहा है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह ज़ीनर डायोड का यूज़ हो रहा है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।